अब तक आपने सुना कि रमानाथ अपना शहर छोड़कर कलकत्ता में जा बसता है और देवीदीन नामक बूढ़े के घर रहने लगता है। दोनों बूढ़े बुढ़िया को रमानाथ से बेटे जैसा स्नेह हो जाता है और रमानाथ भी अपने माता पिता के भांति दोनों बूढ़े बुढ़िया से स्नेह रखता है। रमानाथ के मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई पुलिस वाला उसे पकड़ ना ले, इसलिए वे घर से बाहर नहीं निकलता भी है तो अक्सर रात को। एक दिन वे रात को तमाशा देखने के लिए घर से बाहर निकलता है और ऐसे में उसकी नज़र 3 कांस्टेबल पर पड़ती है। उसे ऐसा मालूम होता है कि वे तीनों उसे ही ताड़ रहे हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका और वे खुद की बेवकूफ़ी के कारण ही उनके मन में शक पैदा कर देता है कि दाल में कहीं कुछ काला है और कांस्टेबल द्वारा पकड़ लिया जाता है। वे उसे थाने में ले जाते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। रमानाथ अपने द्वारा किए गए गबन का सारा अफसाना उनसे कह सुनाता है और पुलिस वाले उसे धर लेते हैं। तो सुनिए अब आगे की कहानी। देवीदीन, मुझसे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। ये कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े। पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर पर बैठकर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी ना हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास। ना जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिया जाता है। जग्गो, दरोगा जी भी बड़े वे हैं, कहाँ तो कहा था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए। देवीदीन, इसीलिए तो बैठा हूं कि आवे तो 2-2 बातें कर लूं। जग्गो, हाँ हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वे अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवीदीन, अरे दुकान पर कौन है? जग्गो, बंद कराई हूं, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए ये तमाशा, उसी की टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को ये बला सिर पड़ती। देवीदीन, जो उधर ही से पराग भेज दिया तो? जग्गो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देख आवेंगे। देवीदीन, आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गो, अरे रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवीदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वे छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दरोगा जी, वे अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ आओ कमरे में चलो। अम्मा, तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवीदीन, जब कह गया कि थोड़ी देर में आता हूं तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपये लीजिए। दरोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवीदीन, आपके इकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते वक्त बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दरोगा की बात सुनी तो बोहें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी,
मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कौल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कौल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दरोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दीन तुनक कर, यह मूछे मुड़वा डालिए। दरोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी दीन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून चला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपके इकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दरोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दरोगा, कौन कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की, तो कसम खाकर कहता हूं कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा, उस दिन ये पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दरोगा, अच्छा तो मारो हाथ पैर, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाएं, यही सही। देवी दीन, पछताओगे सरकार, कहे देता हूं, पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वे देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझकर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सबके सब उड़ा दिए। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दरोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर ना देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो ये मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। भैया, मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दरोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दीन, यह सब भुगते बैठा हूं दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल जेल ही तो होगी। एक आधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर ना चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इनमें कोई बेगुनाह नहीं है।
देवी दीन ने उदास होकर कहा। होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपये देता जाऊं? रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है? दरोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा। हाँ हुजूर, इतना जानता हूं, इनकी दावत होगी। बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, ये सब जानता हूं। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पावेगा, ना ये अकेले आ जा सकेंगे। यह सब देख चुका हूं। ये कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर ना देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोया। वे जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां निछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिके हो जाना, आत्मा शुद्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नई स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जलपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वे रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए, दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विवल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद ये सुख संवाद मिला। इतने दिनों वे छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों ना अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी ना पाती। पर उनका हृदय कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी ना लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही ना समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च देता है। वह प्रेम नहीं, प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता ना था, जलपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी। पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहां क्या समझकर बैठे हैं, इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आजाद हैं, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वे मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह ना देखते। वहीं खड़े खड़े जलपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं, आइए आइए रमेश बाबू। अब बाबूजी मैं तो मरकर जिया हूँ, बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा ना थी, कोई आगे ना कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा है। मैं मरूं या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह ना होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक ना हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ, बहू ने भी मुझे एक पुरजाना लिख दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी।
छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं वे बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम ना उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट ना दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अजी आप तकल्लुफ न कीजिए, मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूं। जलपा को पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, मिठाई मंगवा लो। जलपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले भी खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहो ना। जी रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया, कलकत्ता में है। कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी। जलपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी, जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें। वाह, क्या स्कीम निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को ना सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। ये बातचीत हो रही थी कि रतना पहुंची। जलपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, बहन बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया, वही है। रतन, मेरी सिर की कसम। हाँ हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। तो आज ही चली जाओ। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुम चलोगी। चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ सुबह होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम ना थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल देता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊं, इधर वे सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के गाहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नगद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं ना रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी ना मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जलपा, गोपीनाथ तो शायद ना जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जलपा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उनके पास कौन बैठा रहेगा। रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे, तो यह तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जलपा चली जाए तो पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी। मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उनका बस चलता
तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति ना होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल ना सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों ना खुश होता। विशंबर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा ना बनाया होता तो आज उसकी ये हक तलफी ना होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई ना कोई चीज खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस देवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जलपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जलपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो है ही। जलपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाला हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो, ये मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जलपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत। ठोकर जमाकर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर, इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना कि बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा। जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जलपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से भी उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। कूलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जलपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के लिए पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती है। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुड्डे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वे ज्यों का त्यों मालूम होता, पर अपनी नज़र में वे कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा भी चीचपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जलपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जलपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जलपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जलपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जलपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।